हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 19 जून 2020 से संबंधित डेली करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन्हीं 10 क्वेश्चनों के साथ हम छोटे बड़े स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित सभी क्वेश्चनों को रिलेट करते हुए कवर करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आप अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस सेशन को, इस वीडियो को आप एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि कारण आपको पता ही है कि ऐसा हम क्यों कहते हैं। क्योंकि हम इसके साथ कई प्रकार के क्वेश्चनों को भी कवर करते हैं, तो सब क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में हमारा एक नंबर कटवा सकता है, तो इसलिए बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े आप बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक देखें। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बनी है आपकी कैथी लाइडर्स। और आपको बता देते हैं, हाल ही में कैथी लाइडर्स नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। ये मानव अन्वेषण और संचालन मिशन, जो नासा का जो मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय था, उसकी प्रशासक भी बन गई हैं इसी के साथ। पहले ये वाणिज्य क्रू मैनेजर थी नासा की, और 2014 से अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष यान पर भेजने के लिए नासा के प्रयासों का निर्देशन कर रही थी। अब आपको नासा के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, जो नासा है उसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो जिम ब्रिस्टिन है। करंट अफेयर से संबंधित आपको अगर मैं नासा के बारे में बताऊं, तो देखिए दोस्तों, पेन लेकर बैठना, क्योंकि आज मैं आपको नासा के बारे में पूरी अब तक की 3-4 महीने पिछले तक की बातें कवर करवाने वाला हूं। पिछले 3-4 महीनों से हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। तो देखिए, हाल ही में नासा ने अपनी अगली पीढ़ी की वाइस फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि नासा की पहली खगोल शास्त्री महिला थी, उनके नाम पर रखा जाने की घोषणा की है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेलीस्कोप को नासा 2025 में लॉन्च करेगा, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ समय पहले नासा ने कोविड-19 मरीजों के लिए विटल वेंटिलेटर बनाए थे। 2024 तक नासा साउथ पोल पर, मतलब चांद का जो साउथ पोल है, उस पर पहला मानव शिविर लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसी के साथ में क्रिस्टीना कोच की आप नाम ध्यान रखना। क्रिस्टीना कोच कुछ समय पहले ही आपकी जनवरी के आसपास में पहली नासा की दूसरी अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। वैसे ये पहली अंतरिक्ष यात्री भी बनी थी जिन्होंने सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड बनाया था। तो क्रम से तो ये आपकी दूसरी हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाने में प्रथम हो गई हैं, क्योंकि जो पहली आपकी थी अंतरिक्ष की, जो सबसे अधिक नासा की रहने वाली अंतरिक्ष में महिला थी, वो थी सुनीता विलियम्स, जो कि भारत की थी। और जो सुनीता विलियम्स थी, उन्होंने 239 दिन 2017 के सन में 239 दिन तक ये आपके वहाँ रही थी। इसके अलावा 328 दिन का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच ने बनाया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, डायनेक्स्टिक जो निजी कंपनियां हैं, इनके साथ समझौता किया गया। और ये तीनों कंपनियां आपकी अमेरिका की निजी कंपनियां हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को
अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के स्पेस एक्स नामक निजी कंपनी के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट से जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है अंतरिक्ष में, वहाँ पर भेजा गया। और इन यात्रियों का नाम भी ध्यान रखना, रॉबर्ट बेलकेन और डगलस हर्ले इनका नाम था। तो ये जो आपकी स्पेस एक्स है, इसने ऐसा करके और जो रीयूजेबल जो रॉकेट था आपका फॉल्कन 9 रॉकेट, इससे रिकॉर्ड भी बना दिया है। पहली निजी कंपनी विश्व की बन गई जिसने ये इतिहास रच दिया है। तो देखिए, अभी एक नाम बोला था मैंने, रीयूजेबल फॉल्कन 9 रॉकेट। तो इसका मतलब है कि ऐसा रॉकेट, मतलब रीयूजेबल का मतलब है जैसे कि यहाँ से यात्री गए, यात्री जाने के बाद में उनको छोड़कर वो रॉकेट वापस मतलब धरती पर आ गया, और धरती पर आने के बाद में दोबारा पुनः अगले मिशन के लिए तैयार हो गया। तो मतलब एक साथ, मतलब एक ही रॉकेट से कई बार मतलब काम में ले लेना उसको, तो ये रीयूजेबल होगा। इसी के साथ रंजीत कुमार का नाम ध्यान रखना, आपको मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी है, और ये हाल ही में इनको नासा का डिस्टिंग्विड यानी कि मतलब नासा का प्रतिष्ठित सर्विस मेडल इनको दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे नासा के बारे में। बाकी अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है? तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म से रियल टाइम पर गैस की खरीद की जा सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, यह है भारत का पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। IGX पूरी तरह से एक स्वचालित वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा। यानी कि इसका मतलब है निर्बाध ट्रेडिंग, मतलब कि किसी बाधा के या किसी शर्त के ये आपको ये सुविधा उपलब्ध करेगा गैस खरीदने की। प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि प्लेटफॉर्म केंद्र की प्रगतिशील नीति का एक संकेत है। IGX को भारतीय ऊर्जा विनियम यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत की पहली ऊर्जा बाजार मंच बनेगी। तो आपको ये मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कुछ समय पहले हमने आपको एक इलेक्ट्रिसिटी से भी संबंधित ऐसा ही एक क्वेश्चन बताया था। तो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। भारत सरकार के द्वारा रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले ही, जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना बिचौलियों के बिजली खरीद कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो देखिए, ये 3 तरह की कंपनियां थी। ठीक है, 3 तरह की कंपनियां कैसे थी कि भाई जो बिजली का बंटवारा किया जाता है, जैसे कि ग्रेड हैं, तो ग्रेड बिजली खरीदते हैं, फिर वो उसको मतलब खरीद कर बेचते हैं। बेचने के बाद में उसको, जैसे हमारे डिस्कॉम होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम है, जयपुर वितरण विद्युत डिस्कॉम जो बोला जाता है, तो वो आपका जैसे ये बिजली खरीदती है। तो इस तरह से 3 कंपनियां होती है, और इनमें बिचौलियों की मतलब बड़ी भूमिका रहती थी, तो उनकी बिचौलियों की भूमिका को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस जो रियल टाइम है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया था, इसमें क्या था कि 24 घंटे के अंदर 48 बार जो बिजली निर्माण कंपनियां हैं वो अपने मतलब अपनी वेबसाइट या अपने किसी जो भी इनका ऐप रहेगा उस पर ये मतलब रियल टाइम जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ ये मतलब उपभोक्ताओं को या कंपनियों को अपनी रेट्स प्रदान करेंगी, जिसके अनुसार मतलब जो भी कोई मालिक होगा कंपनी का या जो भी कोई ग्रेड कंपनी उसको खरीदना चाहेगी बिजली को, वो आसानी से उसकी रेट का अनुमान लगाकर खरीद सकती है।
तो हालांकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो बिजली कार्यालय या बिजली जो निदेशालय, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी निदेशालय है, जो घाटे में जा रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, क्योंकि बिचौलिए ही पहले खा जाते थे पैसे, तो अब बिचौलियों का काम खत्म है, तो सीधा सरकार के पास पैसा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसको लॉन्च किसने किया है। तो इसे जो आपका ये IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज है, इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसको फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। तो आपको बता देते हैं, जो शंभू एस कुमारन है ये अभी फिलहाल मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। ये वहाँ जयदीप सरकार यानी कि अब ये फिलीपींस में जयदीप सरकार का स्थान ले लेंगे, और आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए जयदीप सरकार कहाँ चले गए हैं, लेसोथो के अगले राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी आपको मैंने बताया भी था थोड़ी दिन पहले लेसोथो के बारे में। और लगातार जो भी आपके एम्बेसडर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं आपको जरूर रिवाइज करवाता हूँ। एक तो आपका जयदीप सरकार और एक जयदीप मंजूमदार। तो आपको याद आ जाना चाहिए जयदीप मजूमदार कहाँ के राजदूत बने हैं, तो ये भारत के ऑस्ट्रिया में नए राजदूत बने हैं। इसके अलावा एक आपके राहुल श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव, इनको ध्यान रखना। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में आपके भारतीय राजदूत बने हैं। दीपक मित्तल कतर में, गायत्री कुमार ब्रिटेन में। ब्रिटेन के भारत में बने हैं फिलिप कार्टन। इसी के साथ ही रवीश कुमार फिनलैंड के आपके राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी एक दो दिन में आपके लिए हमारे इसी चैनल पर जितने भी 6 महीने में इम्पोर्टेंट राजदूत या उच्चायुक्तों की जो मतलब नियुक्तियां हुई हैं विदेशों में या भारत में, तो उन सभी को हम आपके लिए ला रहे हैं। एक दो दिन का समय लगेगा और आपकी सेवा में ज़रूर एक छोटा सा वीडियो हम इससे लेकर आएंगे ताकि आपको कोई भी इनसे संबंधित कन्फ्यूजन ना हो। उच्चायुक्त और राजदूतों की बात आपको मैंने बताई रखी है। उच्चायुक्त यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर मतलब कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश रहे थे उन देशों में नियुक्तियां जो होती हैं विदेश मंत्रालय के द्वारा व्यक्तियों की, वो तो होते हैं उच्चायुक्त। और जो ब्रिटिश एम्पायर के जो कभी उपनिवेश नहीं रहे ऐसे देशों के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रमुखों की नियुक्तियां की जाती हैं उन्हें हम राजदूत कहते हैं। तो ये आपको फर्क समझ आ गया होगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली रोग निदान प्रयोगशाला जिसे कितने दिनों में बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में भारत ने अपनी पहली रोग निदान प्रयोगशाला लॉन्च कर दी है, जिसे मात्र 8 दिनों के अंदर बनाया गया है, मात्र 8 दिनों में। और जो ये आपकी जो ये निदान प्रयोगशाला बनाई गई है ये आपकी संक्रमण रोगों हेतु बनाई गई है। मतलब ये संक्रमण जो रोग हैं उन पर रिसर्च करेगी और उन पर अपना मतलब वैक्सीन वगैरह जो भी रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय युद्धक विमान को युद्ध में भाग लेने हेतु शामिल करने की अनुमति मिल गई है? सुखोई 30 MKI। देखिए वैसे सुखोई जो आपको देखो यहाँ एक कंफ्यूजन होगा। आप कहोगे कि सर सुखोई 30 तो पहले भी लड़ाकू विमान था और उसे भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है कि सुखोई जो 30 है वो एक लड़ाकू भारतीय वायुसेना का विमान है और इसे पहले भी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। लेकिन पहले तक मतलब जो ये अभी टेंशन चल रही है ना भारत पाकिस्तान और चीन नेपाल वाली जो ये टेंशन चल रही है बॉर्डर की, इससे पहले तक और जो अभी हमारे ये जो बाबू नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक हैदराबाद के हमारे अभी कर्नल और कुछ 20 सिपाही मरे थे झड़प में। इससे पहले तक जो सुखोई था ना इसका काम था भारत चीन और पाकिस्तान भारत जो बॉर्डर है उस पर निगरानी रखने का। ठीक है, लड़ाकू विमान का इसे दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन अब इसे जो
भारतीय युद्धक विमान का दर्जा दे दिया गया है और इस पर लोड कर दी गई है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। तो मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में ये अब भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा। और इसको सबसे पहले जो इसका स्क्वाड्रन था, स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया गया था। तो तंजावुर जो तमिलनाडु में एक जगह है, तंजावुर, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, मतलब एक एयरबेस है बहुत बड़ा। और वहाँ से प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में मतलब जो एयरफोर्स है उसके द्वारा निगरानी की जाती है। क्योंकि अब क्या है कि जो चाइना है वो अक्साई चीन, सॉरी, जो जो आपका चाइना सी है, उसके अलावा आपका जो बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर है उसमें भी अपना प्रतिनिधित्व जमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए सुखोई 30 जो MKI विमान है, इसकी तंजावुर में नियुक्ति की गई, मतलब इसको वहाँ मतलब इसको लगाया गया है। और इसी के साथ में आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित और थोड़ी सी डिटेल। तो देखिए, हाल ही में चीन की चालबाजियों को देखते हुए तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पर जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है उसको ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लैस करके तैनात कर दिया गया है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित ऐतिहासिक जो चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी रही है। सुखोई 30 विमान को इस एयरबेस पर जनवरी 2020 को वायुसेना प्रमुख के भदौरिया द्वारा तैनात किया गया था। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जो सुखोई 30 है इसको पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन एक सुरक्षा जांच विमान के तौर पर, ना कि युद्धक विमान के तौर पर। वर्तमान में चीन भारत बॉर्डर टेंशन को देखते हुए इस विमान को ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ युद्धक युद्धक स्थिति में या भारतीय युद्धक मतलब विमान के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया है। मतलब कि अब जब भी किसी देश से युद्ध होगा तो ये अपने युद्ध में अहम भूमिका निभाएगा। दक्षिण भारत के किसी भी सैन्य अड्डे पर सुखोई 30 की यह पहली तैनाती है। मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उसके साथ में पहली तैनाती है ये इसकी। और सुखोई 30 इस स्क्वाड्रन को टाइगर शार्क के नाम दिया गया है। जो इसकी स्क्वाड्रन जो नियुक्त की गई है तंजावुर में, इसको टाइगर शार्क नाम दिया गया है। यह सुखोई 12 जो ये आपका दक्षिण भारत के तंजावुर में आपका स्थापित किया गया है, ये सुखोई 12 सुखोई का 12वां स्क्वाड्रन है। इससे पहले सुखोई के 11 स्क्वाड्रन चीन पाकिस्तान पर नजर रखने हेतु तैनात कर रखे थे भारत सरकार ने। ठीक है, अभी आपको मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा सुखोई 30 की बात कर लेते हैं। तो यह बमबारी के साथ मिसाइल दागने में सक्षम है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लोड की जा सकती है। एक बार फुल ईंधन भरने के बाद में 8,000 किलोग्राम हथियारों के साथ ये 5200 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। और सुखोई 30 MKI 1 घंटे में 2450 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो ये इसकी ताकत है, जिस ताकत को अब भारतीय एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में। बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि किस मिसाइल के साथ में इसको मतलब भारतीय बेड़े में युद्धक विमान के रूप में युद्ध स्थितियों में यूज करने के लिए शामिल किया गया है। तो इसको ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में शामिल किया गया है। मतलब ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मत्यारपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, ये किस भाषा में बनी है? तो ये उड़िया भाषा में बनी है। और आपको हम बता देते हैं, यह फिल्म उड़ीसा के एक गांव के एक निजी समूह के द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म है। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। मतलब इसने जो उपाय गाँव में जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को अभिनय के रूप में समझाने का इन्होंने मतलब कोविड-19 की सावधानियां, जैसे कि हाथ धोना, किसी से सोशल डिस्टेंस बनाकर बात करना, मुंह पर मास्क लगाना, हर किसी की दी हुई चीज़ को लेने के पहले और लेने के बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, बार बार हाथों को धोना साबुन से,
और जैसे छींक या खांसी आती है तो उस समय मुंह पर कपड़ा लगा लेना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों को अभिनय मतलब फिल्म के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए इसे 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का विशेष जूरी का पुरस्कार दिया गया है। बाकी उड़ीसा के बारे में फ्रेंड्स, मैं आपको कल भी एक क्वेश्चन आया था उड़ीसा का, तो उसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ कि देखिए उड़ीसा जो उड़ीसा में एक नदी बहती है महानदी, उस महानदी के मध्य में एक 60 फुट बड़ा मतलब 60 फुट बड़ा एक मंदिर मिला है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो उड़ीसा का स्टेटिक जीके है उसके बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, और भुवनेश्वर में आपका एकलिंगराज मंदिर और नालको का हेडक्वार्टर है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है, जिनको हाल ही में पेटा इंडिया का हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक कुछ समय पहले ही यहाँ के बनाए गए थे, जब मेघालय और मुंबई के भी मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनके साथ ही इनकी नियुक्ति की गई थी। राज्य दिवस 1 अप्रैल को अभी हमने बनाया था, उत्कल दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। राज्य पशु साबर हिरन है, राज्य पक्षी भारतीय रोलर है, राज्य वृक्ष आपका पीपल है, राज्य फूल अशोक है यहाँ का। और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे पहले, वो भुवनेश्वर में ही हुए थे। और आपको मैं बता दूं और क्या है, योजनाएं देख लीजिए। मो से शुरू होने वाली सभी योजनाएं उड़ीसा से संबंधित रहेगी, जैसे कि मो जीवन कार्यक्रम, मो प्रतिभा कार्यक्रम, विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना। इसके अलावा और क्या बताऊँ आपको मैं, इसके अलावा देखिए उड़ीसा का सूर्य मंदिर ध्यान रखना। अभी केंद्र सरकार के द्वारा सूर्य मंदिर और जो कोणार्क सिटी है उसको उसको सौर्यकरण करने का गलती हो गई, उसको सौर्यकरण करने की योजना बनाई गई है। मतलब एक ग्रिड जो सोलर प्लांट ग्रिड है उसको लगाने की बात कही गई है। उड़ीसा को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ दिया गया है, मतलब राज्य को जोड़ा गया है। उड़ीसा का भुवनेश्वर के बारे में याद रखना, बीजू पटनायक हवाई अड्डा इसका नाम है। चिल्का झील आपकी जो खारे पानी की सबसे बड़ी समुद्र तटीय झील है, ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। और अगर कुछ ध्यान आएगा तो मिमती मिश्रा का ध्यान रखना। श्री मिमती मिश्रा जो कि एक उड़ीसाई डांसर थी, उनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में सिप्री की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो देखिए ये जो खबर आई है इसके बाद में काफ़ी जो मतलब दहशत तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी चिंताएं विश्व के लोगों की बढ़ा दी है इस खबर ने। तो आपको इस खबर के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। तो देखिए अभी 9 देशों के पास में एक सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सिप्री की फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले आपको। स्टॉक होल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने अपनी एक ईयर बुक 2020 जारी की है, जिसमें एक रिपोर्ट का खुलासा किया गया है। इसके अनुसार चीन के पास 320 न्यूक्लियर हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर हथियार हैं, और भारत पाकिस्तान से भी पीछे है इन हथियारों में, यानी कि 150 हथियार परमाणु हथियार या न्यूक्लियर हथियार भारत के पास हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास दुनिया का 90% या 90% हथियार परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें से रूस के पास 6375 और अमेरिका के पास 5800 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें क्रमशः रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया है। और भारत का नंबर इसमें 5वां है। मतलब बात ध्यान रखने की इम्पोर्टेंट यह है कि इसे जो लिस्ट जारी हुई है, सूची जारी हुई है, इस सूची में 150 न्यूक्लियर हथियारों के साथ भारत का नंबर 5वां है। इससे पहले 160 हथियारों के साथ पाकिस्तान का चौथा नंबर है। सिप्री की बात कर लेते हैं। इसका जो संस्थापक देश है वो है स्वीडन। और
स्वीडन के साथ ही आपको बता दूं 6 मई 1966 को सिप्री की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के ही सोलन सोलन शहर में स्थित है। कुछ दिनों पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, यानी कि अप्रैल में, यानी कि 27 अप्रैल 2020 को मैंने आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताया था सिप्री की। यह रिपोर्ट जो देश जो विश्व के सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश हैं उनके बारे में आई थी, जिसमें फर्स्ट नंबर, यानी कि जो देश सबसे ज़्यादा अपनी सेनाओं पर खर्चा करते हैं उनमें फर्स्ट नंबर यूएसए, सेकंड नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत था। इसके अलावा चौथे और पांचवें नंबर पर रूस और सऊदी अरब था। आपको मैं बता दूं सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और वर्तमान में हम अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा सेना पर खर्च करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो ये सिप्री की रिपोर्ट आई थी इसमें यह कहा गया था कि भारत अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा सैन्य खर्चों पर खर्च करता है। लेकिन जो अभी भारत चाइना बॉर्डर पर जो हरकत हुई थी, हमारे एक कर्नल थे, कर्नल बाबू नाम से, उनको मार दिया गया था और उनके साथ में 20 सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे चाइना के द्वारा। तो उसके बाद में जो ये 2-3 दिन के जो दिन है 16 तारीख के बाद में, उसके बाद में इस जो सैन्य खर्च है जो 3% था जीडीपी का, इसको अब 5% करने की मतलब मांग उठाई गई है कि भाई जो सैनिक खर्च है इसको 5% कर दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए ये करेगा बहरीन। तो हाल ही में एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी बहरीन करेगा। ये 1 से 10 दिसंबर तक बहरीन में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन 2020 में नहीं फ्रेंड्स, 2021 में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले एशिया युवा पैरा ओलंपिक खेल हैं ये 2009 में आयोजित किए गए थे जापान की राजधानी टोक्यो में, और जो चौथा ओलंपिक एशिया युवा पैरा ओलंपिक खेल है इससे पहले टोक्यो जापान में नहीं, जो इससे पहला वाला है तीसरे नंबर का, जो तीसरे नंबर का आपका एशियाई युवा पैरा खेल है ये दुबई 2017 में आयोजित किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि दुबई में ही आपका जो पैरा ओलंपिक कमेटी है, इसका पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, और आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेटी का भी हेडक्वार्टर दुबई में ही स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको 2021 में आयोजित होने वाले कुछ गेमों के बारे में मैं बता देता हूं, मुझे ध्यान आ रहे हैं। देखिए 2021 में विश्व तैराकी चैंपियनशिप होनी थी, लेकिन अब ये 2022 में होगी क्योंकि टोक्यो में ये होनी थी। तो टोक्यो में अब 2021 में आपके ओलंपिक खेल होने हैं, तो इसकी वजह से इसको 1 वर्ष पीछे सरका दिया गया है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ पर 2021 में आपके पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 आपका उड़ीसा भारत में आयोजित होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में, और ये आपकी स्पेन में 2021 में आयोजित होनी है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे जो अब 2021 में आयोजित किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ओलंपिक की ध्यान रखना, 2021 में ही आपका इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम में संपन्न होने वाला है, और 2021 में ही जूनियर हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप आपका भारत में होने वाला है। 2021 में ही पुरुषों का 2020 विश्व कप भारत में होगा। और क्या रह गया, और आपका हाँ 2021 में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक समिट भी आपकी स्विट्जरलैंड में होगी, जिसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड दावोस शहर में करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं खेलों से संबंधित। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए बहरीन की बात आई है तो पहले बहरीन के बारे में और आपको मैं बता देता हूँ चलता चलता। बहरीन की राजधानी मैनामा है, मानामा मुद्रा दिनार है।
क्राउन प्रिंस है सलमान बिन अहमद अल खलीफा। और जो आपके पीयूष श्रीवास्तव है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी पीयूष श्रीवास्तव के ऊपर, बहरीन में नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिए, बहरीन ने अपना 2019 में एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे कि भारत रत्न होता है भारत में, इसी तरह से बहरीन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में 24 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी को दिया था। इसका नाम था सर्वोच्च नागरिक सम्मान का किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा। इसको मोदी जी को दिया गया था बहरीन के द्वारा, बहरीन के प्रिंस के द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में दादा भाई नौरोजी पर लिखी गई बायोग्राफी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलीज हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दिनकर पटेल। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपके नौरोजी का नाम आप सुनते हैं, दादा भाई नौरोजी का, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भारत के वयोवृद्ध, इनको ही कहा जाता है वयोवृद्ध नेता के रूप में इन्हें ही जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और आपको मैं बता दूं, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी अपने समय में, यानी कि इनके समय में तत्कालीन एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। ये काफ़ी फेमस मतलब किताब थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको मतलब एक तरीके के कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एक तरीके के मतलब इकोनॉमिस्ट इनको माना जाता था, मतलब अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता था। स्वतंत्र जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के पहले ये भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और इनका जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे 1886 कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल मनान की एक किताब आई थी अभी हाल ही में, ये आपको ध्यान रखनी है, बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत किस देश की विजय दिवस परेड में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को भेजेगा? तो रूस की जो विजय दिवस परेड है, उसमें भारत अपनी तीनों सेना, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तीनों टुकड़ियों को भेजेगा। इसमें 25-25 जो सैनिक हैं, उनके रूप में इन टुकड़ियों को भेजेगा। 25-25-25, यानी कि 25-25 आपके हो गए, 75 सैनिक आपके इसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे। भारत रसिया के विजय दिवस में अपनी तीनों सेनाएं, यानी थल नभ जल सेना की टुकड़ियों को परेड में शामिल होने के लिए भेजेगा, जो कि मॉस्को में आयोजित की जाएगी। रूस की बात हुई है तो रूस को फटाफट से देख लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, पीएम मिखाइल मिशस्टिन है, और रूस की जो संसद है इसको ड्यूमा कहा जाता है। अब आपको मैं रूस के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ पिछले सेशंस के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था रूस ने। और कुछ समय पहले ही विकसित की थी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, जिसका नाम था ओवन गार्ड, जिसको रूस ने कुछ समय पहले ही अपनी सेना में शामिल कर लिया है। मारिया शारापोवा रूस की एक फेमस, मतलब विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ब्रिक्स की 12वीं जो बैठक थी वो रूस में संपन्न हुई थी, जिसको कोविड-19 के नहीं होनी थी, जिसको कोविड-19 के चलते टाल दिया गया था। इसी के साथ श्वेता रतनपुरा का नाम ध्यान रखना, आईसीसी यानी कि आईआईसी यानी कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कंपटीशन, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी थी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में आयोजित किया गया था। अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी हेतु 2020 के अंत तक अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा रसिया।
रूस के द्वारा नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर 2020 में द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के मीडिया प्रवक्ता दिमित्री कैस्कॉव कोरोना पीड़ित हुए थे। और इसी के साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मिखाइल मिशस्टीन, उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। इसी के साथ ही जो ब्रिक्स टेक्स्ट प्राधिकारियों की प्रमुखों की मेजबानी हुई थी, मतलब जो अभी समिट हुई थी, तो उसकी मेजबानी भी रूस ने करी थी। और 29 मई को ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी रूस ने करी थी। ये एक वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समिट थी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। आज का हमने आपसे सवाल पूछा है कि कुछ समय पहले ही 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो आपको ये बताना है। और कल हमने आपसे पूछा था कि मेघदूत जो नामक आपका मेघदूत नामक जो ऐप था या सिस्टम था, ये किस राज्य या शहर ने लॉन्च किया था, तो बेंगलुरु तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने चाहिए जो कि होमवर्क में हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट जो टीम है उसके द्वारा इनको डिजाइन किया जाता है। तो इनकी आने की संभावना, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनकी संभावना 100% बनेगी और आएंगे। इसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने, जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तब आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय चैनल है डेली करंट अफेयर के लिए, वो आपका गुरु ज्ञान अड्डा ही है। खैर, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपनों के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।